हेलो एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और वेदर को एंजॉय कर रहे होंगे। चलिए, सोशल सफेयर बाय वनीता पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और हम जल्दी से अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में जहाँ हमने अपनी क्लास को वाइंड अप किया था वहाँ पे हमने बात की थी अबाउट द ग्यूसेपी मैज़ारिनी और जो उन्होंने एक स्पार्क स्टार्ट कर दिया था फॉर द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इन इटली। वही हम आज इस चैप्टर में शुरू करने जा रहे हैं अबाउट द एज ऑफ रेवोल्यूशन और हम ईयर कौन से पिक करने वाले हैं, द ईयर 1830 से लेके 1848 तक। तो इस टाइम में यूरोप में बहुत बड़ी जो है लड़ाइयाँ हुई और यूनिफिकेशन हुई। अगर हम इसी चैप्टर में पीछे रिकॉल करते हैं तो जो कंजर्वेटिव्स हैं इन्होंने 1815 में नेपोलियन की डेथ के बाद कोशिश करना शुरू कर दिया था कि वो वापस पावर में आ जाएं। लेकिन इसके साथ साथ जो सीड सो हो चुका था नेशनलिज्म का या लिबरलिज्म, फ्रीडम के आइडिया का, वो ख़त्म नहीं हुआ और उसका इम्पेक्ट क्या है यूरोप के बहुत सारे देशों में देखने को मिला, चाहे वो इटली हुआ, जर्मनी हुआ, ऑटमन एम्पायर हुआ, आयरलैंड हो या पोलैंड हो, इन सभी जगहों पे वो इम्पेक्ट देखने को मिला। और जो कंजर्वेटिव्स थे वो वापस से अपनी वैसी ही जो है राजा वाला जो सिस्टम है वो अप्लाई करना चाहते थे। लेकिन अब लोगों में इतनी अवेयरनेस आ गई थी कि वो वापस से उस सिस्टम पे जाना नहीं चाहते थे। और इस सब को जो लीड कौन कर रहा था, एजुकेटेड मिडिल क्लास लोग जो अब पढ़ चुके थे या वो ट्रैवल कर चुके थे एक जगह से दूसरी जगह, या वो कमर्शियल मिडिल क्लास थे यानी बिजनेस के पर्पज से या ट्रेड के पर्पज से एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे। तो वो लोग ऑलरेडी अवेयरनेस ले चुके थे। तो इस मिडिल क्लास में जो एजुकेटेड मिडिल क्लास है, इसमें प्रोफेसर्स हैं, स्कूल टीचर्स हैं, क्लर्क्स हैं, तो ये लोगों को काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस आ चुकी थी। अब हम चलते हैं सीधा फ्रांस के ऊपर। अब हम जा रहे हैं फ्रांस इन जुलाई 1930। हमने जब फ्रांस की फर्स्ट रेवोल्यूशन जब हुई थी वो हमने देखी थी इन 1789। फ्रांस में रेवोल्यूशन फर्स्ट टाइम कब हुई थी? 1789। और इस टाइम किसको रिमूव किया था? लुइस 16 को। और जब हम 1830 की बात कर रहे हैं तो अब ये कौन सी रेवोल्यूशन है? ये सेकेंड टाइम होने वाली रेवोल्यूशन है। और इस टाइम इन्होंने किसको रिमूव करना है? आप फर्स्ट पिक्चर देखिए ऊपर, तो इस टाइम इनको चार्ल्स 10 को रिमूव किया गया है। अब जो चार्ल्स 10 थे वो क्या थे? वो बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव थे नेचर के। कंजर्वेटिव समझते हो ना, जो राजा ने किया वही, सेंसरशिप लगा दो, उनके अगेंस्ट आप कुछ बोल नहीं सकते, वो जिसको चाहे अपने मिनिस्टर्स बना दे, जैसा चाहे वैसा करना चाहें। तो ऑलरेडी जब 1789 में फ्रांस में रेवोल्यूशन हो चुकी है, लोग इतना बोल चुके हैं, इतना तंग हो चुके हैं, वो फिर से वापस उन सिचुएशंस को क्यों बियर करेंगे? तो इसीलिए लोगों ने चार्ल्स 10 के अगेंस्ट जो है वॉइस रेस करना शुरू कर दिया। हालांकि कंजर्वेटिव्स ने इनको ही बिठाया, ये बर्बन फैमिली के ही थे, लेकिन ये कैसा रूल एस्टेब्लिश करना चाहते थे? वैसा जैसा कि लुइस 16 ने किया, इनके दादा ने किया, 14 ने किया, ऐसा वाला इनको वापस से रूल जो है वो एस्टेब्लिश करना था। अब लोग इतने अवेकन थे कि वो वापस फिर से उतनी ही स्ट्रिक्टनेस में नहीं रहना चाहते थे। तो इनको जो है किसने ओवरथ्रो किया? फिर से किसने निकाल दिया इनको? लिबरल रेवोल्यूशनरीज ने। वो रेवोल्यूशनरीज जो फ्रीडम के आइडिया पे चल रहे थे, उन लोगों ने इनको रिमूव कर दिया। और फिर से पर उनको रिमूव करने के बाद भी क्या इंस्टॉल किया? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। एंड लुइस फिलिप को जो है उन्होंने वहां का हेड बना दिया। तो चार्ल्स 10 को भी कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उनके हाथ से अगर पावर चलेगी तो वापस वो किसके पास रही? वो फिर भी किसके पास रही? बर्बन फैमिली के पास ही रही। तो क्या फर्क पड़ता? उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन लुइस फिलिप को लोगों ने क्यों राजा बना दिया? क्योंकि वो थोड़े आजाद ख्यालों वाले थे, लिबरल ख्यालों वाले थे, तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा।
ही वॉज वेरी हैप्पी कि ठीक है चलो मैं नहीं सी तो यही सही। इन्होंने बड़े मज़े से अपनी जो है वो छोड़ दी थी। और जो चार्ल्स 10 थे, इनके साथ लोगों का गुस्सा भी बहुत चीज़ों पे था, और क्योंकि ये ना काफ़ी कुछ अंडू करना चाहते थे जो 1789 का रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था फ्रांस में उसको, तो लोगों को वो चीज़ें भी पसंद नहीं आई, और काफ़ी हद तक जो ये अपनी हेजीमनी दिखा रहे थे, दादागिरी दिखा रहे थे या सेंसरशिप लगा रहे थे, वो भी चीज़ों को लोगों को पसंद नहीं आई। लेकिन वो फिलिप को लेके इसलिए हैप्पी थे कि चलो ठीक है, इनके थोड़े ख्यालात लिबरल हैं तो चलने दो, कोई बात नहीं। तो जब सेकेंड रेवोल्यूशन आई, जुलाई रेवोल्यूशन कह लो या सेकेंड फ्रेंच रेवोल्यूशन कह लो या सेकेंड रेवोल्यूशन ऑफ फ्रांस कह लो, तो उस टाइम चेंजेस क्या आए, चार्ल्स 10 को हटा दिया गया और उनको कंजर्वेटिव माना जाता था नेचर में, और उनकी जगह किसको थ्रोन दिया गया, लुइस फिलिप को। अब यहाँ पे फिर से मेटर्निक एक रिमार्क कर रहे हैं। मेटर्निक को आपको याद है, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, ये ऑस्ट्रियन मिनिस्टर हैं जो रिमार्क कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि जब फ्रांस छींकता है, जब फ्रांस छींकता है तो रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड। अब इसका क्या मतलब है कि अब आपको पता ही ना, एक ने अगर स्नीज किया तो उसका इन्फेक्शन जब ट्रेवल करता है एयर में तो दूसरे बंदे भी छींकना शुरू कर देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी किसी भी तरह की अगर अपराइजिंग फ्रांस में होती है, उसका इम्पैक्ट या उसका असर पक्की बात है कि वो यूरोप पे होगा ही होगा। तो जुलाई रेवोल्यूशन जब हुई और उन्होंने चार्ल्स 10 को रिमूव किया, तो उसका इम्पैक्ट भी हमें फ्रांस पे देखने को मिला, बाकी की यूरोप पे भी देखने को मिला। तो जिसमें इन्होंने सबसे पहला एग्जाम्पल यही दिया है कि जो ब्रुसेल्स है वो अलग हो गया फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम। किससे अलग हो गया, वो हट गया यूनाइटेड किंगडम से। और अब अगर हम मैप पे देखें तो ब्रुसेल्स था कहाँ, बेसिकली यहाँ नीदरलैंड का पार्ट था वो, ठीक है। अब हम चलते हैं अपना ऑटोमन एम्पायर की तरफ, मैप पे जहाँ आपको ऑटोमन एम्पायर दिख रहा है, यहाँ चलते हैं। अब यहाँ पे भी एक और एरिया जो है वो आवाज़ उठा रहा था। तो यहाँ क्या स्टार्ट होने वाला है, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो जो आग भड़की थी इन फ्रांस, उसकी चिंगारियां जो हैं यूरोप के बाकी पार्ट्स में पहुंचते पहुंचते ऑटोमन एम्पायर पे भी चला, और इम्पॉर्टेंटली ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है स्टार्ट हो गया। इस पे फिर से बहुत क्वेश्चन बनता है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब ग्रीस किसका हिस्सा था, ये आपका पॉइंट 1 बनता जाएगा। ग्रीस पार्ट था ऑटोमन एम्पायर का। और ऑटोमन एम्पायर क्या था, एक इस्लामिक या मुस्लिम कंट्री। तो अब किसी तरह से भी ग्रीस के लोग जो हैं वो ऑटोमन एम्पायर के साथ अपने आप को कनेक्टेड फील ही नहीं कर सकते, क्योंकि इनका अगर हम बात करते हैं तो कल्चर भी अलग है, देन इनके एथिक्स भी अलग हैं, इनके ट्रेडिशन भी अलग हैं। और कब से ग्रीक का ये पार्ट, ग्रीक जो है वो ऑटोमन एम्पायर का पार्ट था, फ्रॉम द 15th सेंचुरी से ये इनका पार्ट था। अब जब रेवोल्यूशन यूरोप में शुरू हुई, उसकी ग्रोथ वहाँ पे शुरू हुई, तो रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म, मतलब जो कि एक देश बनाना चाहते हैं, वो नेशनलिज्म जो है वो उसका स्ट्रगल का कहाँ तक आ गया, एक चिंगारी ग्रीक्स तक भी आ गई। और इन्होंने स्ट्रगल कब शुरू किया, बाय 1821। और यहाँ पे आपका MCQ भी बन रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन नेशनलिस्ट को, जो ग्रीस के लिए नेशनलिस्ट जो चाहते थे कि ग्रीस के हिस्से या जो टुकड़े कर दिए गए हैं उन सबको एक कर दिया जाए, तो वो सपोर्ट इनको देश के बाहर से भी मिल रहा था, उन ग्रीक से जिनको एग्जाइल दे दिया गया था और बाहर निकाल दिया गया था। और उनमें से बहुत सारे वेस्टर्न यूरोप में रह रहे थे, यूरोपियन कंट्रीज में रह रहे थे आफ्टर द एग्जाइल। और जब ये स्ट्रगल शुरू हुआ, इनको भी बहुत ज़्यादा सिंपैथी थी अपनी कल्चर को लेके, ट्रेडिशन को लेके। ये भी उसको सपोर्ट कर रहे थे कि हाँ भाई, जब हम एक साथ हैं ही नहीं, मिलते ही नहीं किसी तरह से, तो प्लीज़ हमें अलग कर दिया जाए। और इन लोगों ने अपनी वॉर को रोका नहीं। और ये माना जाता था, पोएट्स और आर्टिस्ट ये मानते थे, जो ग्रीस था इसका बहुत सिग्निफिकेंट रोल है इन द यूरोपियन सिविलाइजेशन। इसने बहुत कंट्रीब्यूशन दिया है उसमें, और इसीलिए लोगों ने, जो पब्लिक ओपिनियन था वो इनको सपोर्ट कर रहा था। इनका जो स्ट्रगल अगेंस्ट ऑटोमन एम्पायर या मुस्लिम एम्पायर था, उसके अगेंस्ट उसको सपोर्ट किया जा रहा था। और इसी में एक जो पोएट थे वो सामने आए, और उनका नाम था लॉर्ड बायरन।
इन्होंने क्या किया ग्रीस के लिए, ये एक इंग्लिश पोएट थे विच इज़ मैंशनड हियर। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है कि कौन थे और उनका कंट्रीब्यूशन क्या था। इन्होंने क्या किया, फंड्स ऑर्गेनाइज किए इस रेवोल्यूशन के लिए। ये लड़ाइयों में भी गए जो ग्रीस ने लड़ी अगेंस्ट ऑटोमन एम्पायर, लेकिन फिर इनकी फीवर से डेथ हो गई इन द ईयर 1824। और ग्रीस को एक ट्रीटी के अंडर, जो कि ट्रीटी थी कॉन्स्टेंटिनोपल की, जो हुई 1832 में, और ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन के लिए जो है वो उसको स्टेटस मिल गया, एक नेशन वो बन गया, यानी अलग से कंट्री बन गया। आपने जहाँ पे ऑटोमन एम्पायर देखा था इन अ मैप, यहाँ देखिए हमने जब वॉर की बात की थी तो यहीं पे ही हमारा जो है वो कॉन्स्टेंटिनोपल जो है ट्रीटी हुई और ये ग्रीस जो है यहाँ बना दिया गया। नेक्स्ट अगर हम फाइनली आगे चलते हैं तो यहाँ हम बात करते हैं नेक्स्ट 3.1 में रोमांटिक इमेजिनेशन। अब जब मैं यहाँ वर्ड रोमांटिक इमेजिनेशन की बात कर रही हूँ तो ये कोई दूसरी तरह का रोमांस नहीं है। हमें अपने पेरेंट्स के लिए भी बहुत प्यार आता है तो वो भी हमारा उनके लिए रोमांटिसिज्म ही है। इसी तरह से जब मुझे मेरे देश पे बहुत ज़्यादा प्यार आएगा तो उस वर्ड को मैं क्या काउंट करूँगी, एज अ रोमांटिसिज्म, जहाँ हमारा दिल करता है हम अपने देश के लिए कुछ भी कर जाएं। मुझे अपनी कल्चर, ट्रेडिशन, अपनी जो ड्रेसिंग सेंस है कल्चर की, उनसे बहुत प्यार है, तो वो मेरा अपने कल्चर और ट्रेडिशन के लिए क्या है, रोमांटिसिज्म है, मेरा लव है मेरे कल्चर के लिए, जिसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। अगर मुझे अपना देश बनाना है उसके लिए मेरी नेशनल फीलिंग के लिए मुझे सिर्फ लड़ाइयाँ लड़ने की ज़रूरत नहीं है, मेरे कल्चर ने भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। याद है जब हमने स्टार्टिंग में मैंने आपको एक क्वेश्चन पुट किया था कि कलेक्टिव फीलिंग हमें कैसे आती है ना, हम कॉमन आइडेंटिटी कैसे फील करते हैं, तो ये कल्चर जो है उसका कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। लड़ाइयाँ तो हम लड़ ही रहे हैं लेकिन कल्चर भी बहुत इम्पॉर्टेंट फीलिंग जो है लेके आ रहा है लोगों के अंदर, बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है इन द आइडिया ऑफ नेशन। अगर आप आर्ट की बात करते हो, पोट्री की बात करते हो, या मेरे देश को लेके इसके फ्रीडम स्ट्रगल को लेके स्टोरीज बनती हैं, म्यूज़िक है, ये सब शेप करता है मेरी नेशनल फीलिंग्स को। जैसे मैंने आपको तब भी गाना बोला था कि ए वतन ए वतन हमको तेरी कसम, तो अब देश के लिए प्यार जाग रहा है कि हाँ तेरे लिए हमने जान अपनी लुटा देनी है, जो मर्जी हो जाए। अगर मैं कोई ऐसी पोम सुन लूँ जिसमें कि मेरे देश के लिए बहुत ग्लोरीफाइड बातें की गई हैं, तो हाँ जी मैं अपने देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार हूँ। तो इसी तरह से आप अगर म्यूज़िक सुनते हो तो कभी कोई अच्छा म्यूज़िक सुनते हो तो नाचने का दिल करता है, सैड सुनते हो तो उदास हो जाते हो, है ना। तो म्यूज़िक है, आर्ट है, पोट्री है, कल्चर है, इन सब का बहुत रोल है नेशनल फीलिंग्स को डेवलप करने के लिए। और वो नेशनल फीलिंग क्या है, उसको हम क्या नाम दे रहे हैं यहाँ पे, रोमांटिसिज्म। मीन्स मेरे कल्चर के लिए, मेरे देश के लिए प्यार इज अ रोमांटिसिज्म। तो एक ये भी मुहिम चलाई गई जहाँ रोमांटिसिज्म को यूज़ किया गया, एक कल्चरल मूवमेंट को लॉन्च किया गया। जैसे ग्रीस में लोगों ने एक साथ अपने आप को कैसे कर लिया वॉर में, क्योंकि जो लोग बाहर थे, एग्जाइल पे थे ऑलरेडी, जिन्होंने कभी रिवॉल्ट किया था उनको देश से निकाल दिया था ऑटोमन से, तो वो लोगों ने भी सपोर्ट किया। क्यों? क्योंकि कल्चर बुला रही थी उनको कि हाँ अपनी कल्चर के लिए आवाज़ दो और उसके लिए एक साथ हो जाओ। तो सेम मेरी कल्चरल मूवमेंट जब आएंगी तो मेरा नेशनल सेंटिमेंट्स भी डेवलप हो जाएंगे। क्लियर? और इसी के साथ ही ये जो आर्टिस्ट हैं इनका मेन फोकस किस पे रहता था, ऑन द इमोशंस के ऊपर रहता था इनका इंटरेस्ट, इंट्यूशंस के ऊपर रहता था, या मिस्टिकल फीलिंग्स, यानी कि एक ऐसी फीलिंग जिसमें आप फ्लो आउट हो जाओ, अपने देश के लिए बह जाओ। तो इसी से ही हमारी सेंस क्या क्रिएट होती है, ऑफ शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज। हमारा एक ही हेरिटेज है, हमारा कॉमन कल्चरल पास्ट है। तो इन सब से हमारे लिए क्या आ रहा है, बेसिक ऑफ नेशन, यानी कि देशभक्ति की फीलिंग जो है वो हमारी और ज़्यादा डेवलप हो रही है। इसी में ही एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं और रोमांटिक फिलोसफर में दिया है, जर्मन फिलोसफर की बात की गई है, दैट इज जोहान गॉटफ्राइड। बोलते हैं कि अगर आपको ट्रू जर्मन कल्चर देखनी है तो वो आपको दास वॉल्क यानी कि कॉमन पीपल में देखनी होगी। दास मीन्स कॉमन एंड वॉल्क मीन्स
पीपल, इनके बीच में देखनी होगी। ये हमें कहाँ से दिखता है? फोल्क सॉन्ग से दिखता है, पोट्री से दिखता है, डांस से दिखता है। कॉमन लोग जो हैं उसको बचा के रखते हैं और इन्हीं लोगों में आपको ट्रू स्पिरिट नज़र आती है। किसकी? नेशन बनाने की, नेशनलिज्म की, देश के लिए प्यार। प्यार कहाँ से आ रहा है? थ्रू द कल्चर, थ्रू द ट्रेडिशन। तो इसीलिए इन सब रिकॉर्ड्स को, ऐसे हमारे जो फोक सॉन्ग्स हैं, ट्रेडिशन है, पोट्रीज हैं, बहुत ज़रूरी है कि नेशन बिल्डिंग के प्रोजेक्ट के लिए इन सबको एक साथ किया जाए। क्योंकि जब कल्चर कलेक्ट होगी तो कौन कलेक्ट होगा? पीपल, वो भी एक साथ ही आएंगे। एक देश बनाने के लिए लोग एक साथ आएंगे। और इसी के साथ ही ये भी बात कर रहे हैं कि हाँ, हम लोग सिर्फ और सिर्फ कल्चर पे बात नहीं कर सके, हमें एक वर्नाकुलर लैंग्वेज की भी बात कर रहे हैं ये लोग, यानी कि लोकल लैंग्वेज जो है हमें उसमें भी बात करनी है। क्योंकि जो मोस्टली लोग होते हैं वो इलिटरेट होते हैं। अब कौन कैसे नेशन के आइडिया को समझ लेगा? अगर हम बड़े पढ़े लिखी बात कर लें, हम लोग आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं नेशन, सो आपको नेशन समझ में आ रहा है क्योंकि यू आर लिटरेट। पर अब जो लोग बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं, उन तक नेशनलिज्म का आइडिया कैसे लेके जाना है? नेशन तो उन्हीं से बनेगा ना, क्योंकि उनमें कल्चर ज्यादा है, उनमें नेशन के लिए प्यार ज्यादा है। तो इसीलिए वो आइडिया कैसे स्प्रेड होगा? वो स्प्रेड होगा उन लोगों के साथ जो उनकी लोकल लैंग्वेज है, वर्नाकुलर लैंग्वेज है, उसके साथ जब हम बात करते हैं तब। और ये चीज किसके केस में लागू होती है? इसका एग्जाम्पल भी दिया है, पोलैंड के केस में लागू होती है, जिसको कि 18th सेंचुरी के एंड में ग्रेट पावर्स सो कॉल्ड ने अलग किया था। वो कौन थी? रशिया था, प्रूशिया था एंड ऑस्ट्रिया था। आपको याद हो तो पोलैंड जो है, हमने बात की थी कि किसको दे दिया गया था जब नेपोलियन की डेथ हुई थी? टू रशिया, ताकि वो उसके ऊपर कंट्रोल जो है वो एस्टैब्लिश कर सके। और अब 1815 के बाद पोलैंड जो है एक इंडिपेंडेंट नेशन नहीं रह गया था, लेकिन फिर भी यहाँ के लोगों ने अपनी नेशन की फीलिंग्स को जिंदा रखा। कैसे? गानों से, म्यूजिक से, अपनी लैंग्वेज से। उन्होंने अपनी देशभक्ति छोड़ी नहीं। इसी में ही उन्होंने आगे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जैसे कैरोल क्रिपिंस्की जो हैं, इन्होंने अपने ओपरास के थ्रू, अपने म्यूज़िक के थ्रू, या पोलोनीज यानी कि एक काइंड ऑफ स्लो डांस है, इसके थ्रू, या मुजरका, इनके थ्रू, जो कि एक पॉलिश डांस है, इनके थ्रू नेशनल स्ट्रगल या उस फीलिंग्स को इन्होंने सेलिब्रेट किया और इनको सिंबल बना दिया, ताकि पोलैंड के लोगों के अंदर से वो फीलिंग्स कभी भी बाहर ना जा सके। कल्चर के बाद जो सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने बात करनी है वो है लैंग्वेज की। लैंग्वेज भी हमारे नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को डेवलप करने में बहुत रोल प्ले करता है। अब जब यहाँ पे पॉलिश के ऊपर जब रशिया का आ गया पूरी तरह से कंट्रोल, तो उन्होंने क्या किया? स्कूल से पॉलिश लैंग्वेज को बाहर निकाल दिया और किसको इम्प्लीमेंट कर दिया? रशियन लैंग्वेज को। तो इस केस में जो पोलैंड के लोग हैं, उन्होंने हर जगह उन्होंने इस चीज़ को इम्पोज किया। यानी अगर लैंग्वेज ही बंद कर देंगे, हमें कहेंगे आपने हिंदी यूज़ नहीं करनी है, तो हाय हम कन्वर्स कैसे करेंगे, है ना? और फिर हम अपने आप को रिलेट कैसे करेंगे? तो एक कितना इम्पैक्ट हो गया हमारे ऊपर कि हाँ जी, अब तुम लोग जो है अपनी फॉरेन लैंग्वेज में बात करोगे, जिसको हमें लर्न करना पड़ेगा। इस चीज़ के अगेंस्ट जो है 1831 में अगेंस्ट रशिया जो है एक रेबिलियन हुआ, एक रिवॉल्ट हुआ, जिसको कि बाद में सप्रेस कर दिया गया, वो पूरी तरह से क्रश कर दिया गया, वो सक्सेसफुल नहीं हो सका। लेकिन फिर भी जो फीलिंग थी अपनी पोलैंड के लोगों की, उसको वो किल नहीं कर पाए। और बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत मेंबर्स जो हैं हाई क्लास क्लर्जी पोलैंड के, उन्होंने अपनी लैंग्वेज को यूज़ करना शुरू कर दिया एज अ वेपन। यानी कि हम तो बोलेंगे अपनी लैंग्वेज में, हिंदी में, तुम्हें जो करना है करो ब्रिटिशर्स, हम तुम्हारी बात नहीं सुनने वाले हैं। तो सेम वे पॉलिश पीपल ने कहा कि हम तो अपनी लैंग्वेज में बोलेंगे, रशियंस तुमको जो करना है तुम वो करो। और जब ये लोग कभी कहीं एक साथ जाते थे पॉलिश पीपल, तो वहाँ पे ही अपनी लैंग्वेज को यूज़ करते थे, चाहे वो चर्च गैदरिंग हो, चाहे वो कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस हो, ऐसा कोई समागम हो जहाँ पे बाबा जी अपने प्रवचन दे रहे हो, तो हर जगह पे इन लोगों ने अपनी लैंग्वेज को यूज़ किया। और इसको भी एक पार्ट ऑफ रिवॉल्ट माना गया, इसीलिए बहुत सारे प्रीस्ट और बिशॉप्स को उठा उठा के जेल में फेंक दिया गया।
ठीक है, बाय द रशियन पीपल या रशियन अथॉरिटीज मान लें। और उनका ऑफेंस क्या था? क्योंकि पॉलिश ने मना कर दिया था कि बस अब बहुत हो गया, हम तुम्हारी लैंग्वेज में कुछ भी प्रीच नहीं करेंगे। और रशिया चाहता था कि पॉलिश अपनी लैंग्वेज बिल्कुल भी यूज ना करे, इसको पूरी तरह से खत्म कर दें। आज की डेट में जब हम पढ़ते हैं तो हम पॉलिश लैंग्वेज को क्या देखते हैं? इसको हम एज अ सिंबल देखते हैं अगेंस्ट द रशियन डोमिनेंस, कि लोगों ने अपनी लैंग्वेज को बोलना बंद नहीं किया, तो वो रशियन डोमिनेंस के अगेंस्ट उनका एक रिवॉल्ट ही था कि हम तुम्हारे साथ नहीं मानेंगे, तुम्हारी बात को नहीं मानेंगे। तो इससे भी कलेक्टिवनेस आती है, इससे भी फीलिंग आती है। अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि पोलैंड में कैसे पोलैंड का जो नेशनलिज्म है उसको लाइव रखा गया, तो उस केस में आपने इस पैराग्राफ के इन पॉइंट्स को जिनको मार्क किया गया है आप इनको यूज़ करेंगे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको जो आज पढ़ाया गया है बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। और आपसे बहुत रिक्वेस्ट है, काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय इंस्टा चैनल ऑल्सो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके आगे ऐसी ही और वीडियोज़ लेके आती रहूँ।